अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। सुनो, आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं यूनिट 11 के एमसीक्यूज। चलिए स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यूज हमारे पास है 11.1। 11.1 एमसीक्यूज में पूछ रहा है कि हमें एग्जांपल दे किसी ऐसी साउंड की जिसकी नेचर हमारे पास लॉन्गिट्यूडल होती है। वो मैं कहता है कि एग्जांपल दे, एग्जांपल ऑफ लॉन्गिट्यूडल नेचर की, यानी कि ऐसी चीज की हमें एग्जांपल दें जिसकी नेचर हमारे पास लॉन्गिट्यूडल होती है। अब इसमें हमने जो ऑप्शन है हमारे पास, अच्छा लॉन्गिट्यूडल में हम ये चीज पढ़ चुके हैं ना, अगर आपको याद हो तो इसी चैप्टर का जो हमारा फर्स्ट आर्टिकल था, फर्स्ट टॉपिक था साउंड वेव, उसमें हमने 3 एक्सपेरिमेंट भी किए थे, एक्टिविटी की थी, जिसमें एक थे साउंड लॉन्गिट्यूडल नेचर ऑफ साउंड। तो हमें पता है कि जो साउंड होता है ना, जो साउंड वेव होती है उसकी जो नेचर होती है वो लॉन्गिट्यूडल होती है, ऐसी है। इसके अलावा वो और भी पूछ रहा है जी, वाटर वेव है हमारे पास, लाइट वेव एंड सो ऑन। लेकिन जो लॉन्गिट्यूडल की जब भी बात आए तो आपके मन में फौरन बात आनी चाहिए कि ये हमारे पास एक साउंड वेव है। ठीक है, अगर वाटर की बात करें ना, वाटर वेव की, तो जो वाटर वेव होती है ना, ये ट्रांसफर वेव्स होती है। ठीक है, ये ट्रांसफर वेव्स होती है, इसलिए वाटर को हम नहीं कहेंगे, उसमें साउंड ही होता है जो कि लॉन्गिट्यूडल होता है नेचर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है 11.2। 11.2 एमसीक्यूज में पूछ रहा है कि हाउ डज साउंड ट्रेवल फ्रॉम सोर्स टू वेयर। वो कहता है कि ट्रेवल कैसे करता है, हाउ साउंड कैसे ट्रेवल करता है फ्रॉम सोर्स टू ईयर। वो कहता है कानों तक साउंड कैसे ट्रेवल करता है। तो याद रखना, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुकी है जब हमने ये वाली एक्टिविटी की थी। अगर आपको याद हो, जब हमने ये वाली एक्टिविटी की थी, ये जो लाइंस है ये हमारे पास पार्टिकल ऑफ द एयर है। इसमें हमने देखा था कि कुछ जब ये इसने वाइब्रेट करना शुरू किया, प्रोंग्स ने, ट्यूनिंग फॉर्क ने, तो जो पार्टिकल थे एयर के वो कंप्रेस होना शुरू हुए। मतलब कंप्रेस कब होंगे, जब हम प्रेशर अप्लाई करेंगे। तो इसका प्रेशर अप्लाई करेंगे, इसका मतलब है कि जो साउंड होता है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल होता है जब प्रेशर अप्लाई होता है। ठीक है, बाय एयर प्रेशर। ठीक है, एयर का जो प्रेशर होता है, देखिए अब हर साइड पर मैं यहाँ खड़ा हूं, हमें हर साइड पर हवा, एयर के पार्टिकल मौजूद है। मेरे बोलने से पहले जो पार्टिकल हवा के जो मेरे माउथ के बिल्कुल पास हैं वो नॉर्मल कंडीशन में। जब हम यहां से बोलते हैं तो हमारा जो साउंड होता है वो टकराता है इन पार्टिकल पर, ये पार्टिकल कंप्रेस होते हैं, यानी कि हमारा प्रेशर लगता है एयर के पार्टिकल पर। फिर ये आगे प्रेशर जो होता है वो ट्रांसफर होता रहता है। हमने पढ़ा कि प्रेशर ज्यादा से कम की तरफ जाता है, प्रेशर ट्रांसफर होता रहता है। तो हम कहते हैं जो हमारा जो साउंड होता है वो एक जगह से दूसरी जगह, यानी कि सोर्स से हमारे ईयर तक पहुंचता है बाय चेंज ऑफ एयर प्रेशर, बाय, यू कहते हैं, बाय चेंजिंग ऑफ एयर प्रेशर के चेंज होने के साथ जो होता है साउंड वो ट्रैवल होता है। ठीक हो गया। 11.3 में 11.3 एमसीक्यूज में पूछ रहा है कि विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज साउंड। वो कह रहा है साउंड कौन सी एनर्जी है, विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज साउंड। वो कह रहा है साउंड है वो कौन सी फॉर्म, एनर्जी की फॉर्म है। तो हमने एनर्जी की बहुत सारी फॉर्म पढ़ी है, लेकिन साथ हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि जो एनर्जी है, जो हमने साथ में ये भी पढ़ा हुआ है कि जो वेव है उसकी 2 टाइप्स होती हैं। वेव की हमने पढ़ी है 2 टाइप्स, हमने इससे पहले लेक्चर चैप्टर में पढ़ा हुआ है। जो वेव है वो 2 टाइप की होती है, एक होती है ट्रांसवर्स और दूसरी होती है वेव 2 टाइप की होती है, एक होती है मैकेनिकल और दूसरी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ठीक है, ये 2 तरह की पढ़ी है। और फिर मैकेनिकल में हमने 2 पढ़ी है, एक ट्रांसवर्स होती है और जो दूसरी होती है वो लॉन्गिट्यूडनल होती है। ऐसी है,
ये भी ना पढ़ा ना। इसका मतलब जो लॉन्गिट्यूडनल है ये कौन सी है, मैकेनिकल। और मैकेनिकल एक और भी चीज हमने पढ़ी है, अगर हम एनर्जी की बात करें तो एनर्जी होती है वो दो तरह, एनर्जी एक मैकेनिकल फॉर्म भी एनर्जी की है ना, जिसमें हमारे पास एक पोटेंशियल आता था और एक काइनेटिक, ये हमने 9th में पढ़ा हुआ है। इसका मतलब जो लॉन्गिट्यूडनल है वो मैकेनिकल है, तो लॉन्गिट्यूडनल जो होगी वो मैकेनिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक है। चले, ये तो हमारे पास हो गया कि एनर्जी जो मैकेनिकल फॉर्म है। इसके बाद हमारे पास है 11.4 11.4 एमसीक्यू में पूछ रहा है। 11.4 में सॉरी एमसीक्यूज नंबर 4 नॉट 11.4 4 एमसीक्यूज 4 एमसीक्यूज में वो पूछ रहा है कि जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, जो साइंटिस्ट स्पेस में जाते हैं, अगर उन्होंने आपस में बात करनी हो ना तो सिंपल बात नहीं करते, जैसे कि यहां पर दो बंदे खड़े हुए बात करें, वो रेडियो वेव्स बात करते, चाहे वो एक यहां खड़ा है ना, साथ खड़ा है, एक यहां खड़ा है, तो वो आपस में जब बात करेंगे तो रेडियो वेव यूज करेंगे, सिंपल ऐसे बात नहीं करेंगे जैसे हम आम रूटीन में बात करते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऐसा क्यों होता है, वो रेडियो वेव क्यों यूज करते हैं। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि स्पेस के अंदर, स्पेस है ना, स्पेस के अंदर एयर मौजूद नहीं है, खला है, एयर मौजूद नहीं है, इसका मतलब वहां पर मीडियम नहीं है। अगर मीडियम नहीं है तो साउंड ट्रेवल करेगा, साउंड ट्रेवल नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि साउंड के लिए मीडियम की जरूरत होती है, मीडियम एयर वो तो है नहीं वहां पे, तो जब अगर बोलेगा भी ना एक साइंटिस्ट, दूसरे को सुनाई नहीं देगा क्योंकि एयर नहीं है। इस वजह से वो यूज करते हैं रेडियो वेव। इसका मतलब है रेडियो वेव क्यों यूज करते हैं, क्योंकि देयर इज नो एयर, देयर इज नो एयर इन स्पेस, कि स्पेस के अंदर कोई भी एयर मौजूद नहीं है, इसलिए जो साइंटिस्ट होते हैं वो यूज करते हैं रेडियो वेव्स। एमसीक्यू नंबर 5 में वो कह रहा है कि लाउडनेस ऑफ साउंड इज मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू, वो कहता है जो लाउडनेस है, एमसीक्यू नंबर 5 है ये, लाउडनेस इज मोस्ट क्लोजली टू, वो कहता है कि लाउडनेस किसके ज्यादा क्लोज है, लाउडनेस किसके ज्यादा क्लोज है। 4 ऑप्शन उसने दिए हैं, फ्रीक्वेंसी, पीरियड, वेवलेंथ। वो कह रहा है कि क्या फ्रीक्वेंसी के ज्यादा करीब है, टाइम पीरियड के ज्यादा करीब है, वेवलेंथ से ज्यादा करीब है, या फिर वो कह रहा है जी एम्पलीट्यूड के ज्यादा करीब है। मतलब हमने चारों का रिलेशन बताना है, लाउडनेस के साथ करीब रिलेशन किसका है। अगर हम अच्छा लाउडनेस वाला टॉपिक याद करें, हमने पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड में, तो लाउडनेस में हमने ये कहा था कि हमारे पास दो वेव्स हैं, एक ये है और एक ये है। तो हमने कहा था कि लाउडनेस किस में ज्यादा होगी, तो लाउडनेस हमने कहा था इस वाले में ज्यादा होगी। रीजन क्योंकि इसमें जो एम्पलीट्यूड है वो ज्यादा है, ऐसे ही है। चले अब आ जाए फ्रीक्वेंसी पर। फ्रीक्वेंसी का लाउडनेस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, पीरियड का भी कोई ताल्लुक नहीं है, वेवलेंथ का भी कोई ताल्लुक नहीं है। तो लाउडनेस मतलब वेव की हाइट कितनी जाती है, लाउडनेस का मतलब है वेव की हाइट कितनी होती है, और हाइट जो है वो फ्रीक्वेंसी के साथ ताल्लुक नहीं है, पीरियड के साथ, वेवलेंथ के साथ, वो है एम्पलीट्यूड के साथ। इसका मतलब है कि लाउडनेस उतनी ज्यादा होगी जितना एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा। तो लाउडनेस का जो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट है, रिलेशन है, वो एम्पलीट्यूड के साथ है, बाकी के साथ नहीं है, ठीक है। इसके बाद जी एमसीक्यू नंबर 6 में वो कह रहा है कि एक नॉर्मल पर्सन है, उसकी ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज कितनी होती है। नॉर्मल पर्सन की ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज, फ्रीक्वेंसी रेंज, फ्रीक्वेंसी रेंज कितनी है जी एक नॉर्मल पर्सन की। तो हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इंसानों की जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है वो होती है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट 7 एमसीक्यूज में कह रहा है कि व्हेन द फ्रीक्वेंसी, वो कह रहा है जब हम फ्रीक्वेंसी को कम करते हैं, जब हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं, हमारे पास एक वेव है, हम उसकी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं। वो कह रहा है कि बताएं किस किस में चेंजिंग आएगी। चलें जी आ जाए, हमारे पास है जी ये एमसीक्यू नंबर है 7। मैं यहां पर वेव बना लेता हूं। चले हमारे पास है जी एक वेव, ये वेव है,
ये एक वेव है, ये एक वेव है, यहां से लेकर यहां तक होगा जी इसका एक तो वेवलेंथ होगा, वेवलेंथ को हम लैम्डा से लिखते हैं, ठीक है। दूसरे इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी जी, इसकी फ्रीक्वेंसी होगी जी 1, ठीक है। हमने इसको अच्छा, उसके बाद वो कहता है जी कि इसका टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड क्या होगा कि एक फ्रीक्वेंसी एक वाइब्रेशन के लिए जितना टाइम रिक्वायर्ड होता है, सपोज करते हैं कि इसके लिए जो टाइम रिक्वायर्ड है ना वो हमारे पास है जी, टाइम पीरियड हमारे पास है जी 5 सेकेंड, सपोज कर लेते हैं। अब वो कह रहा है कि हम इसकी फ्रीक्वेंसी अगर इंक्रीज करते हैं तो इसमें चेंजिंग किस तरह की आएगी, ठीक है। चलेंगे, इसकी हमने फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करनी है। पहले इसकी फ्रीक्वेंसी 1 है, अब फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर रहे हैं, 1 से हम 10 पर ले जाते हैं। एम्पलीट्यूड भी सेम रहेगा लेकिन हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर रहे हैं। ये फ्रीक्वेंसी को हमने ये इंक्रीज कर दिया तो ये लिया है, ठीक हो गया। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होने का मतलब है कि साइकिल जो वाइब्रेशन है वो ज्यादा हो जाती है। अब बताएं, वो कह रहा है इसमें चेंजिंग किस की आ रही है। अब बताएं चेंजिंग किस की आ रही है। पहले जो चेंजिंग मेरे माइंड में आ रही है ना वो ये है कि इसका जो टाइम पीरियड था वो डिक्रीज हुआ है। कैसे देखें, पहले एक वेव के लिए था 5 सेकंड, एक वेव के लिए 1 वेव थी ना, एक क्रस्ट एक ट्रफ है, एक वेव के लिए था 5 सेकंड, ये इसका टाइम है। अब बताएं एक वेव के लिए कितना टाइम है, एक वेव यहां से लेकर यहां तक होगी, डिस्टेंस उतना ही है, लेकिन अब एक वेव के लिए कितना टाइम होगा, हो सकता है जी 1 सेकंड हो, ठीक है। इसका मतलब है जो टाइम है वो रिड्यूस हो चुका है, वो डिक्रीज हो चुका है। एक तो हम कहेंगे टाइम जो है ना, जो टाइम पीरियड है वो डिक्रीज हुआ है, एक तो हम ये कह देते हैं। दूसरा क्या डिक्रीज हुआ है, दूसरा वेवलेंथ। पहले वेवलेंथ कितनी थी इसकी, सपोज अगेन वही हम कह रहे थे 5 मीटर थी, पूरी एक वेव 5 मीटर की थी। अब एक वेव कितने मीटर की होगी, ये वाली वेव कितने मीटर की होगी, हो सकता है जी अब ये 1 मीटर की हो जाए। तो इसका मतलब दूसरा जो चेंज हुआ है वो वेवलेंथ में, और दोनों में डिक्रीज हुए। मेरा ओपिनियन ये है, आप बताएं क्या क्या उसमें और कोई चेंजिंग हो सकती है। चले अब हम देखते हैं ऑप्शन की तरफ। अब ऑप्शन वो कहता है कि वेवलेंथ, पीरियड और एम्पलीट्यूड, 3 चीजें वो दे रहा है। वो कह रहा है जी वेवलेंथ, पीरियड और एम्पलीट्यूड। पहली बात यह है कि एम्पलीट्यूड का यहां पर कॉन्सेप्ट ही नहीं है, क्योंकि वेव ने डिक्रीज इंक्रीज होना है तो वेवलेंथ जो एम्पलीट्यूड होगा वो उतना ही रहेगा, यानी कि ये जो हाइट होगी वेव की ये वाली ये सेम रहेगी, ये इसका तो कोई कंसर्न नहीं, तो इसको अब छोड़ दें, एम्पलीट्यूड को निकाल दें। पीछे रह जाएगा वेवलेंथ डिक्रीज हुआ है, बिल्कुल हुआ है, टाइम पीरियड बिल्कुल हुआ है। इसका मतलब है वेवलेंथ और टाइम पीरियड दोनों डिक्रीज हुए हैं। तो दोनों वाला ऑप्शन कौन सा, दोनों वाला ऑप्शन हमारे पास आ रहा है जी सी ऑप्शन, जिसमें कह रहा है 1 and 2 बोथ डिक्रीज, ठीक हो गया। तो इसमें वेवलेंथ और टाइम पीरियड दोनों डिक्रीज होंगे जब हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे। क्लियर। तो ये थे हमारे एमसीक्यूज, आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हुई होगी। थैंक यू।